हीरोज रीबॉर्न के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने जो है डॉक्टर स्पेक्ट्रम की स्टोरी देखी थी और देखा था कि वो कितने ज़बरदस्त तरीके से उनके पास एक प्रिज्म नाम का क्रिस्टल है जिसके ज़रिए उनको बहुत ही गज़ब की शक्तियाँ मिलती हैं। और पिछला एपिसोड एक बहुत ही ओपी किस्म का एपिसोड था जिसके अंदर हमने बहुत सी नई नई चीज़ें देखी। हमने स्टार ब्रांड का इंट्रोडक्शन देखा कि इस यूनिवर्स के अंदर भी स्टार ब्रांड मौजूद है और इस वक्त जो है अब उसको वकांडा के लोग ढूंढ चुके हैं अपने लिए मदद हासिल करने के लिए। तो आज के इस एपिसोड के अंदर बेसिकली हम लोग जो है नाइट हॉक की स्टोरी को देखने वाले हैं जो कि दरअसल इस यूनिवर्स के अंदर एक तरह का बैटमैन है। तो अब आगे तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली नाइट हॉक के जो है एक एपिलॉग के साथ होती है जहाँ पे वो हमें बता रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स कभी भी एक लड़का नहीं चाहते थे और ये बात उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर दी थी अपने बचपन के अंदर ही जब उन्होंने मुझे एक बोर्डिंग स्कूल के अंदर डाल के मुझे अपने आप से दूर कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो हर रोज़ मैं रात में काम कर रहा होता हूँ मैं अपने आप को यही बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ। क्या मैं उनका बदला लेना चाहता हूँ? क्या मैं समहाउ उनकी लाशों को इस बात से प्राइड फील कराना चाहता हूँ कि मैं ये सब उनके लिए कर रहा हूँ, या फिर फाइनली इस बात को प्रूव कर सकूँ कि मैं वाकई में एक वर्दी बेटा था। मुझे इन सारी बातों में बिल्कुल भी कोई विश्वास नहीं है क्योंकि ये सब झूठ हैं जो कि सिर्फ वही सोच सकता है जो कि एक लोनली चाइल्ड हो। लेकिन ये चीज़ें जो मैं डार्क के अंदर करता हूँ ये मैं अपने लिए करता हूँ क्योंकि जब तुम बड़े होते हो वो भी बिना किसी ह्यूमन इन्फेक्शन के और तुम्हें कोई प्यार नहीं देता तो ये चीज़ तुम्हारे अंदर एक खाली कैविटी छोड़ देती है तुम्हारे दिल के अंदर जिसको कभी भी किसी भी लफ्ज़ से नहीं भरा जा सकता है। और तुम जब बड़े होकर देखोगे ये दुनिया कैसी है जिसके अंदर तुम रह रहे हो जहाँ पे किसी के लिए कोई प्यार मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो कि तुम्हें पसंद कर सके, फिर तुम यहाँ पे प्यार छोड़ के सिर्फ डर के लिए सेटल हो जाते हो। और उसी तरह देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एक बिल्डिंग होती है जिसके बाहर से एक अजीब व गरीब इंसान आ रहा होता है गोलियां चलाते हुए और चिल्लाता है कि आई एम बिकम द नाइट। ये इतना काफ़ी नहीं है कि मैं अपने ग्रेटेस्ट एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकूं, लेकिन मुझे उसी की खाल पहननी पड़ी है और मैं इस बात को प्रूव करना चाहता हूं और मैं उसके कपड़े पहन के इस बात को प्रूव करना चाहता हूं कि मैं नाइट हॉक से ज़्यादा बेहतर हूं, मैं उससे ज़्यादा अच्छा हूं। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एक विलन मौजूद है जो कि यहाँ के सारे पुलिस वालों को मार रहा होता है और उसने इस वक्त नाइट हॉक का ही कोई कपड़े पहने हुए हैं और वो बताता है कि आखिरकार तुम कहाँ हो लिटिल बर्ड, क्या अभी भी तुम अपने घोंसले के अंदर मौजूद हो और अभी तक जंगल से बाहर नहीं निकले हो? बाहर आओ और आगे देखो कि क्रेवन तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है। और हम देख रहे हैं कि बेसिकली मिस्टीरियस सा शख्स जो है ये कोई और नहीं बल्कि इस यूनिवर्स का क्रेवन द हंटर है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहीं से पीछे से नाइट हॉक आता है और कुछ बॉम्ब्स यहाँ पे फेंकता है जिसके जरिए यहाँ पे चारों तरफ स्मोक फैलना शुरू हो जाता है और पुलिस वाले बोलते हैं कि आखिरकार ये स्मोक कहाँ से आ गया, मैंने तो स्मोक के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन वहीं से जब स्मोक हटता है तो वो पुलिस वाले देखते हैं कि क्रेवन को यहाँ पे पकड़ के लटका दिया गया है और वो पुलिस वाला बोलता है कि क्रेवन द हंटर जो है वो गिर चुका है। ये हमारे लिए काफी अच्छी खबर है, लेकिन यहाँ पे हमारे काफी ज्यादा लोग भी मारे गए हैं और अभी डजन्स इस तरह के और साइकोपाथ जो हैं वो आजाद हो चुके हैं और जो कि इस वक्त भाग रहे हैं। कमिश्नर केज टू ऑल यूनिट्स फॉल बैक एंड गार्ड द पेरिमीटर। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पे इस एपिसोड के अंदर भी किसी किस्म की जो है ब्रेकआउट हुआ है एक खतरनाक किस्म के प्रिजन के अंदर से जहाँ पे इस तरह के पागल सारे के सारे क्रिमिनल्स रहते हैं। और आपने अभी तक गैस कर लिया होगा कि वो कोई और नहीं बल्कि रेवन क्रॉफ्ट ही होने वाला है जिसको हमने पिछले 2 एपिसोड पहले देखा था जहाँ पे वांडा मैक्सिमोफ यानी कि सिल्वर विच को कैद किया गया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब ये पुलिस वाला बात कर रहा था तो हमें इस बारे में पता चलता है कि इस सिटी का जो कमिश्नर है वो कोई और नहीं बल्कि लूक केज है जो कि दरअसल बैटमैन के कमिश्नर गॉर्डन की कॉपी करने के लिए बनाया गया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे नाइट हॉक जो होता है वो उस इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ रहा होता है यानी रेवन क्रॉफ्ट की तरफ। और वहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा हो चुका है, एक पूरा का पूरा जो प्रिजन ब्रेक हुआ है और अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है और नाइट हॉक को आवाज़ें आ रही होती हैं कि आखिरकार तुम वहाँ पे किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, हमने तुम्हारे लिए सारे के सारे दरवाजे खुले रखे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे तुम और मैं होंगे ओल्ड बडी और कोई नहीं, यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हा हा हा। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ से कोई बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है और हम देखते हैं कि नाइट हॉक जैसे जैसे इसके अंदर घुस रहा होता है इंस्टीट्यूट के अंदर वहाँ के सारे गार्ड्स को बहुत बुरी तरीके से मार के फेंका हुआ होता है और सबको यहाँ पे काफ़ी बुरी तरीके से अजियत देके मारा गया होता है। और इसी तरह हम बेसिकली यहाँ से शिफ्ट होते हैं कैपिटल बिल्डिंग के अंदर। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे रिचमोंड नाम का एक आदमी होता है जो कि यहाँ पे आके स्पीच कर रहा होता है और कहता है कि थैंक यू मैडम स्पीकर, वंस अगेन मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ बात करने का मौका दिया और मैं इस कंट्री के अंदर होने वाले सबसे ज़्यादा ओवरबर्डन मामले के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम। हमारी कंट्री के अंदर तकरीबन 46 मिलियन अमेरिकन ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी तरीके की मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि रिचमोंड की घड़ी बजती है और किसी तरह का अलर्ट उसको मिलता है और अगले पल वो कमरा छोड़ के फौरन भाग जाता है। तो वो लोग बोलते हैं कि डेलीगेट रिचमोंड आखिरकार आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि रिचमोंड जैसा एक और उसकी कॉपी सामने आती है जो कि दरअसल रिचमोंड की लाइफ मॉडल डिकॉय होती है और वो एक्टिवेट हो जाती है और तुम जाओ और जाके इस स्पीच को मेरे लिए फिनिश करो, मेरे लिए कुछ और अर्जेंट मैटर्स आ चुके हैं। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली रिचमोंड जो है ये जाता है वहाँ पे अपने एक लाइफ मॉडल डिकॉय को अपनी जगह देके और वहाँ से एक टनल लेते हुए सीधा आगे की तरफ बढ़ता है और ये सीधा यहाँ से कहीं और नहीं बल्कि अपनी एक तरह की बैट केव के अंदर आ जाता है।
जिसको इस कॉमिक्स के अंदर नाम दिया है नाइट केव, जो कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे जो है बैटमैन की कॉपी करने की कोशिश की गई है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहा होता है सूट अप करने के लिए, तो यहाँ पे बोर्ड के ऊपर हमें कुछ चीज़ें नजर आ रही होती हैं, जिसमें से एक हमें बकी का हाथ नजर आ रहा है, इलेक्ट्रा की साई नजर आ रही है और बैरन ज़ीमो का मार्क्स भी नजर आ रहा है। और इस वक्त इसको जो है कॉम्स के ऊपर यही इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि एक खतरनाक किस्म की रॉइड हुई है रेवेनक्रॉफ्ट एसाइलम के अंदर। और वो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ से अपनी गाड़ी निकालता है, जिसको उसने नाम दिया है हॉक रॉड। और बताता है कि इसको हमेशा से सैम जो है हॉक रॉड कहा करता था, लेकिन मैं अभी सैम और उस ब्रिज के बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहता हूँ, क्योंकि अभी रेवेनक्रॉफ्ट से मैं कहीं मील दूर हूँ, लेकिन यहाँ तक मैं उसके हंसने की आवाज़ें सुन सकता हूँ। और इसी तरह हम यहीं से रेवेनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे सारे के सारे विलेंस इस वक्त आज़ाद हुए हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो कुछ वही विलेंस हैं जो कि ज़्यादातर स्पाइडरमैन के विलेंस हैं, जिस तरह के लिजर्ड हो गया, बुलजाई हो गया और यहाँ पे जो है सैबरटूथ वगैरह हो गए। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे नाइट हॉक बताने की कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ पे सबसे खतरनाक किस्म के क्रिमिनली इंसेन जो लोग हैं उनको यहाँ पे रखा गया है, लेकिन वो यहाँ पे जिसके लिए आया है, जिसने सारा का सारा सेटअप करा है उसको यहाँ पे बुलाने के लिए, वो इन सब में से सबसे ज़्यादा खतरनाक है और उसकी हंसी वो कभी नहीं भूल सकता है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से कई साल पहले शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि नाइट हॉक यहाँ पे मौजूद है अपने एक ब्लैक कलर के कपड़ों के अंदर और ब्लैक कैट उसके साथ है। और ब्लैक कैट कहती है तो तुम्हारे सारे के सारे रूमर्स ठीक हैं कि तुम जो हो बिल्कुल ऑल न्यू नाइट हॉक बन चुके हो। लेकिन वहीं से नाइट हॉक बोलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये एलियन कॉस्ट्यूम जब से ही मैं इसको बैटल वर्ल्ड पे से वापसी लेकर आया हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा अलग तरह से फील करवा रहा है। ये मेरे दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जैसे कि ये सूट जो है वो जिंदा है, ये अलाइव है। तो दरअसल हम देख रहे हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर जो वेनम सिम्बियोट है उसको हम पहले इसके फर्स्ट एपिसोड में देख चुके हैं, जो कि रेड स्कल के साथ मर्ज हुआ था। लेकिन हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि काफी साल पहले ये जो एलियन सिम्बियोट था ये किसी और के साथ नहीं बल्कि नाइट हॉक के साथ ही बॉन्ड हुआ था, और वो भी इसको बैटल वर्ल्ड के ऊपर से लेकर आया था, जिस तरह हमारे यूनिवर्स के अंदर स्पाइडरमैन बैटल वर्ल्ड से इसको लेकर आया है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नाइट हॉक का जो कैरेक्टर है वो बैटमैन और स्पाइडरमैन का मैशअप करके बनाया गया है। और यहीं से हम प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं उस इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेड स्कल जो है वही वेनम सिम्बियोट पहना हुआ है और वो कहता है कि तुम मेरे पास वापसी आ जाओ नाइट हॉक, तुम जानते हो कि हमारी जोड़ी सबसे बेस्ट थी, हम दोनों एक साथ फिर से जुड़ सकते हैं। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि रेड स्कल बोलता है तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है सिम्बियोट, क्योंकि अब से हम लोग ब्लैक स्कल हैं। तो वहीं से वो कहता है कि तुम्हें जरा भी जेलस होने की जरूरत नहीं है जोहान, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा था कि मैं हमेशा तुमसे ही जुड़ के रहूंगा। तो रेड स्कल बोलता है कि यू टू फेस्ड एलियन ट्रूप रोल, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा जैसे ही मुझे मौका मिलेगा। और वहीं अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे हम वेनम सिम्बियोट को भी देख रहे हैं, जो कि इस वक्त ब्लैक स्कल के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि रेड स्कल के साथ। और यहीं पे हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस भी मौजूद है, जो कि कहता है कि तुमने मेरे आर्म्स मुझसे छीन लिए और मेरे आर्म्स के बगैर मैं डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस नहीं कहला सकता हूँ। अब हर कोई मुझे सिर्फ एक फ्रीक समझता है यहाँ के ऊपर, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरे ऑक्टोपस तो मौजूद हैं जो कि तुम्हें अच्छे तरीके से सबक सिखाएंगे। और इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर ऑक्टोपस मौजूद है उसके ऑक्टो ऑक्टेवियस वाले हाथ तो निकाल लिए थे डार्क हॉक ने, लेकिन इसके पास एक इस तरह की शक्ति है कि उसने जो है सारे के सारे ऑक्टोपस को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है और वो यहीं पे सारे के सारे ऑक्टोपस जो है उसके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे बेसिकली दिखाया जा रहा है कि किस तरह से चीजें चेंज है हमारी मेन यूनिवर्स से इस यूनिवर्स के अंदर। और इसी तरह हम देखते हैं कि नाइट हॉक यहाँ पे इन सारे के सारे विलेन से मुकाबला करने के अंदर लगा हुआ होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें दरअसल डेडपूल का भी एक वर्जन नजर आता है, जो कि इसी इंस्टीट्यूट के अंदर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेडपूल भी जो है उसको भी कैद किया गया है रेवेनक्रॉफ्ट के अंदर ही, और वो यहाँ पे आके बेसिकली अपनी वहीं पे डेडपूल वाली बकवास कर रहा था और कुछ खास नहीं। लेकिन यहीं पे नाइट हॉक जो है उससे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं करता है और उसके मुंह पे गैस बॉम्ब मार के आगे की तरफ बढ़ता है, जहाँ से उसको हंसने की आवाजें आ रही होती हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे नाइट हॉक आगे बढ़ता है तो उसके सामने यहाँ पे राइनो और जैको लेटन वगैरह खड़े होते हैं, लेकिन वहीं ऊपर इनका बॉस खड़ा होता है जो कि कहता है कि कांग्रेसमैन रिचमॉन्ड, आखिरकार तुम बिल्कुल ठीक समय पे आए हो, क्योंकि हम लोग बस वोटिंग स्टार्ट करने जा ही रहे थे। क्या तुम्हें डॉक्टर ग्वेन स्टेसी याद हैं? ऑफ कोर्स तुम्हें ये याद ही होंगी, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है तुम्हें इसको नाइट बर्ड कहना ज्यादा अच्छा लगता था ना, तुमने कभी भी अपने साइड किक से कुछ सीखा नहीं है। सही कहा मैंने। और हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल ग्वेन स्टेसी मौजूद है, जो कि इस यूनिवर्स के अंदर एक डॉक्टर है और वो रेवेनक्रॉफ्ट के अंदर ही मौजूद होती है। और वो कहती है कि तुम इसकी बात सुनने की कोशिश नहीं करो नाइट हॉक, ये तुम्हें बस उकसाना चाहता है और ये चाहता है कि तुम इसको जान से मार दो। ये इस बात को प्रूव करना चाहता है कि उसने तुम्हें तोड़ दिया है, तुम अपने कोड्स नहीं तोड़ो उसके लिए, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ग्रीन गॉब्लिन ही है, और वो बोलता है कि इतना ज्यादा अनप्रोफेशनलिज्म आप मेरे सामने क्यों दिखा रही हैं, जबकि मैं तो आपसे बहुत ही ज्यादा तमीज से बात कर रहा हूँ और हम यहाँ वोट की बात कर रहे हैं। वैसे हम आखिरकार वोटिंग किसके बारे में कर रहे थे? ओ हाँ, हम वोट इसलिए कर रहे थे, क्या मैं इस जंप सूट के अंदर बिल्कुल मोटा लग रहा हूँ? और अगले पल ये कहते हैं वो वहाँ पे ग्वेन स्टेसी को ऊपर से छोड़ देता है। और इसी तरह हम लोग काफी साल पहले जहाँ पे नाइट हॉक हमें बता रहा होता है यहाँ पे जितने के जितने क्रिमिनल्स मौजूद हैं ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि असल जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंसेन पर्सन है वो ग्रीन गॉब्लिन है, जिसने अपना ग्रीन गॉब्लिन फॉर्मूला काफी सालों से अपने अंदर इंजेक्ट करता रहा और वो इंसानिटी के एक अलग ही लेवल पे पहुंच गया। वो मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करता है। मैं जो हूँ नाइट के लिए पैदा हुआ था, लेकिन उसने नाइट अपने लिए खरीद ली थी।
और इसी तरह हम देखते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर हमें दिखाया जा रहा है कि सैम विल्सन भी मौजूद थे, यानी कि फैल्कन। लेकिन दरअसल इस यूनिवर्स के अंदर वो नाइट हॉक का क्योंकि साइड किक था तो उसकी यहाँ पे मौत हो गई थी, और उसको किसी और ने नहीं बल्कि ग्रीन गॉब्लिन ने मारा था। तो अगर आप देखेंगे तो ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा बैटमैन की स्टोरी से कनेक्ट कर रही है, जहाँ पे जोकर ने उसके एक रॉबिन की जान ले ली थी उसके साइड किक की। तो इसी तरह यहाँ पे नाइट हॉक जो है उसका साइड किक फैल्कन हुआ करता था, जिसकी जान यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन ने ले ली थी, और एक बार वो यहीं पे दोबारा ये सब कुछ करने जा रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बैटमैन सारे के सारे विलन्स को डॉज करते हुए सीधा ग्वेन स्टेसी की तरफ भाग रहा होता है और सीधा उसको जाके कैच कर लेता है। तो वहीं से डार्क हॉक बोलता है क्या तुम बिल्कुल ठीक हो ग्वेन? तो कहती है कि तुम्हें यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं थी, अब वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें जो है मुझे मरने ही देना चाहिए था। और अगले पल हम देखते हैं कि ग्वेन स्टेसी जो है वो भी एक अजीबोगरीब तरह की गॉब्लिन टाइप की बन जाती है और हंसना शुरू कर देती है। नॉर्मन ने अपनी गॉब्लिन गैस उसके ऊपर मार दी है और वो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुकी है। ग्वेन स्टेसी के फादर एक पुलिस कैप्टन हुआ करते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद मैंने इसको ट्रेन करके अपना साइड के एक नाइट बर्ड बनाया था, या फिर नाइट ग्वेन जैसा कि वो अपने आप को कहलवाना पसंद करती थी। भले इस वक्त वो उस गैस के इन्फ्लुएंस के अंदर क्यों ना हो, लेकिन अभी भी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म की फाइटर है जिसको मैं बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकता हूँ। और वहीं पर हम अगले पल देखते हैं कि नाइट हॉक जो है अपने बैटरैंक जैसी कुछ चीज़ों की तरफ मारता और कहता है कि मुझे माफ कर देना ग्वेन, लेकिन इसको यहाँ पे खत्म होना ही होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से ग्वेन बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा पागल हो, कितने साल में भी इस बात को समझ नहीं पाए हो कि तुम्हें जो है इस कहानी को खत्म करना ही होगा, वरना ये कहानी इसी तरह आगे चलती रहेगी। और वहीं से अगले पल हम देखते हैं कि डॉक्टर ग्वेन जो होती है वो अपने अंदर से उन्हीं ब्लेड्स को निकाल के सीधा जो है ग्रीन गॉब्लिन की तरफ फेंक देती है। तो ग्रीन गॉब्लिन बोलता है कि ये तुमने बहुत ही अच्छा काम करा, मुझे हमेशा से इसलिए तुम पसंद थी। लेकिन वहीं से नाइट हॉक उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि तुम्हें मैं आज इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा ऑसबॉर्न। लेकिन वहीं से ग्रीन गॉब्लिन जो है उस ब्लेड को जो उसके आंख में आके लगा होता है उसको और ज्यादा अंदर पुश कर देता है अपने हाथों से और कहता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो मैं फिर कैसे बच पाऊंगा। तो नाइट हॉक उसके पास आता और कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है। तो गॉब्लिन बोलता है कि मुझे इस सारी की सारी एग्नी, इस सारे के सारे पेन से बाहर निकालो नाइट हॉक, इसको खत्म कर डालो, मुझे तड़पने मत दो। लेकिन वहीं से नाइट हॉक बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करके रखो, नाइट हॉक टू केज, असाइलम जो है वो क्लियर कर चुका हूं और हमें फौरन पैरामेडिक्स की जरूरत है। लेकिन वहीं से ग्रीन गॉब्लिन बोलता है कि इन केस अगर मैं जिंदा ना बच पाऊं तो कम से कम मेरी आखिरी ख्वाहिश को तो पूरा कर देना। और ये मैसेज देने के लिए तो मैंने ये सारा का सारा तमाशा करा है कि तुम मेरे पास आ सको और मैं तुम्हें ये चीज कह सकूं, क्योंकि जब तुम्हारा केज जो है सिल्वर विच के बिल्कुल बराबर में हो तो तुम बहुत ही अजीब अजीब गलत गलत चीजें सुनते हो जिसके जरिए तुम्हारा दिमाग खराब हो सकता है। मैं बस तुम्हें इतना ही बता देना चाहता हूँ नाइटी कि हम सब जो कि इस रेवेनक्रॉफ्ट के अंदर मौजूद हैं ये सब तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि उन लोगों को इस दुनिया को बदलने मत देना। मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता कि तुम्हें ये दुनिया पसंद है कि नहीं, लेकिन मुझे तो ये दुनिया बहुत ही ज्यादा पसंद है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन उसकी मौत हो जाती है। और वहीं से नाइट हॉक बोलता है क्या मैं इस बारे में जानता था कि इस दुनिया को किसी ने बदलने की कोशिश की गई है या फिर इस दुनिया के अंदर छेड़छाड़ की गई है। उसी तरह हम देख रहे हैं नाइट हॉक को जब ग्रीन गॉब्लिन ने ये बात बताई इस दुनिया के बारे में तो यहाँ पे उसने रिसर्च वगैरह करना शुरू कर दी और वो यहाँ पे जो है सारे के सारे कैमरास वगैरह को चेक कर रहा होता है कि वहाँ पे वो ब्रेकआउट किस तरह से हुआ, और कहता है कि सारे के सारे प्रिजनर्स को जो कि इनमेट्स वहाँ से भागे थे हमने उन सबको पकड़ लिया सिवाय एक के। एक लड़की यहाँ से भाग गई और ऐसा लग रहा है कि उसकी बाहर से किसी ने मदद करने की कोशिश करी है, और इस इनमेट का नाम है माया लोपेज यानी कि इको, जो कि किंग पिन की फॉर्मर सोल्जर रह चुकी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो इको के ऊपर नजर दौड़ा रहा होता है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि वहाँ के करीब के जितने भी सिक्योरिटी फुटेज है मुझे सारी की सारी चाहिए। और इस तरह वो वहाँ पे सारी की सारी फुटेज देख रहा होता है नाइट हॉक और कहता है कि फ्रीज, फीड नंबर 17 के ऊपर फोकस करो। वो आदमी, मेरे ख्याल से मैं इसको जानता हूँ, लेकिन ये दूसरा आदमी कौन है? और वहीं से अगले पल हम देखते हैं कि जब वो उस फुटेज को देखता है तो वहां से उसको वही नजर आता है जो कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यानी कि ब्लेड और कैप्टन अमेरिका यहाँ पे फीनिक्स यानी माया लोपेज को छुड़वाने के लिए आए होते हैं। तो यहाँ से नाइट हॉक जो है वो ब्लेड को तो फौरन पहचान जाता है क्योंकि वो उससे ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन वहीं से वो कैप्टन की तरफ देख के बोलता है क्या ये स्टार स्पैंगल्ड शील्ड है? तो इसी तरह हमारी यहाँ पे आज की कहानी खत्म होती है जहाँ पे हमने नाइट हॉक की एक छोटी सी स्टोरी को देखा था और बेसिकली हमने यहाँ पे सारी रेवेनक्रॉफ्ट की कहानी देखी है कि किस तरह से यहाँ पे स्पाइडरमैन की और बैटमैन की स्टोरी को मिक्स करके नाइट हॉक को बनाया गया इस यूनिवर्स के अंदर। लेकिन हमारी जो अगली स्टोरी होने वाली है वो पावर प्रिंसेस के बारे में होने वाली है जो कि इस यूनिवर्स की वंडर वुमन है। लेकिन यहीं से हम कहानी के एंड क्रेडिट सीन की तरफ से शिफ्ट होते हैं जहाँ पे नाइट हॉक जो है एक आदमी से लड़ रहा होता है और वो इस पूरी की पूरी कॉमिक्स को मैं सुना रहा है, लेकिन वो जो कुछ भी बातें कर रहा है वो वही एज यूजुअल है कि ये दुनिया बदल दी गई है, उसको ठीक करना होगा, ये सब कुछ सही करना ही होगा। और हम देखते हैं कि नाइट हॉक यहाँ पे दरअसल किसी और से नहीं बल्कि रॉनिन से मुकाबला कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे रॉनिन जो है वो नाइट हॉक को बहुत जबरदस्त तरीके का मुकाबला दे रहा होता है और इस बात को देख के नाइट हॉक भी काफी परेशान हो जाता है और पूछता है मेरे हॉकर रैंक्स जो हैं वो एडामेंटियम ग्रेड स्टील से बने हुए हैं, आखिरकार तुम्हें ये तलवार कहाँ से मिली जो उसको मुकाबला दे पा रही है और आखिरकार तुम हो कौन? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दरअसल बेटा रैंक्स को इस यूनिवर्स के अंदर हॉकर रैंक्स कहा जा रहा है। वहीं से नाइट हॉक पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे स्क्वाड्रन सुप्रीम के हेडक्वार्टर के अंदर घुसने की कोशिश क्यों कर रहे थे, तुम्हें वहां से क्या चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? लेकिन वहीं हम अगले पल देखते हैं कि वहीं पे रॉनिन खड़ा होता है और एक तरह की डिवाइस उसके हाथ के अंदर मौजूद होती है जिसको दबाते ही वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। और नाइट हॉक बोलता है ओह नो यू डैम,
मेरे सामने से कोई इस तरह डिसअपियर नहीं हो सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से रोनिन जो है डिसअपियर होके एक अलग जगह पे आता है जो कि नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के अंदर होती है। और वहीं से वो बोलता है कि सारे के सारे डिफेंसेस को डिसआर्म कर दिया जाए। और वहीं से वो बताता है कि मुझे काफी साल पहले एक एंशिएंट सेलेस्टियल की डेड बॉडी मिली थी जो कि आर्टिक के बर्फ के अंदर मौजूद थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे मदद मांग रहा है, मुझसे ये कहना चाह रहा है कि मैं उसको राइज करूं। मैंने उसकी टेक्नोलॉजी और पावर को हार्नेस करने की कोशिश करी और उसकी कुछ चीज़ों को समझने की भी कोशिश करी और उसी के जरिए मेरे पास एक तरह का टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाई जिसके जरिए मैं कभी भी कहीं पे भी टेलीपोर्ट करके जा सकता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि रोनिन यहाँ पे आ रहा होता है जंगल के अंदर और कहता है कि डीएक्टिवेट क्लॉकिंग। और वहीं से वो अगले पल पीछे पलट के बोलता है तुम जो कोई भी हो, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे मौजूद हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ बिलोंग नहीं करते हो, तो शो योरसेल्फ, मुझे बताओ कि तुम लोग कौन हो। और वहीं से आवाज़ आती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हम यहाँ पे बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम भी बिलोंग नहीं करते हो टिचाला। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल वो रोनिन के गेटअप के अंदर शख्स मौजूद था, वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर था जो कि अभी स्क्वाड्रन सुप्रीम के हेडक्वार्टर में से घुसकर यहाँ पे पहुंचा है। और उसके पास इस यूनिवर्स के अंदर सेलेस्टियल टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके जरिए वो अपनी इस पूरे के पूरे किंगडम को सीक्रेट रख पाया है और इतने खतरनाक बींग से मुकाबला कर पाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका और ब्लेड टिचाला के पास पहुंच चुके हैं। टू बी कंटिन्यूड।